So today in this topic I would like to discuss the topic of the legacy of Mughal Empire. I mean to say the legacy of later Mughal emperors. आज का जो विषय है ये एक 18 वीडियो की श्रृंखला होगी जिसमें 1707 से लेकर के 1885 तक के भारतीय इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को मैं भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से पूरा करूंगा। तो जो प्रथम विषय है इस श्रृंखला का वो आज का वो है महान मुग़ल सम्राटों की विरासत, यानी कि लीगेसी ऑफ मुग़ल एम्परर्स। सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले बात जानना ज़रूरी है कि मुग़ल सम्राट महान थे, उनकी विरासत महान थी और यह साम्राज्य कब और कैसे स्थापित हुआ। सभी लोग जानते हैं, इस बात में बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है कि 1526 ईस्वी में मध्य एशिया से बाबर, जो कि एक आक्रांता था, वो उत्तरी भारत पे उसने अटैक किया और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की उसने लड़ाई में हत्या की और उसके बाद इस प्रकार से पठानों के इस सल्तनत को हरा करके और सुल्तान की हत्या करके उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में डाली। तो एक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि बाबर को किसी भी प्रकार की महान विरासत का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वैसे भी अगर हम उसके राज्यकाल को देखें तो 1526 से 1530 तक केवल 4 वर्षों तक ही वो भारत में शासन उसने किया और चूँकि 4 वर्ष भी लगातार वो निरंतर युद्धों में लगा रहा, इसलिए उसको साम्राज्य की जो प्रशासनिक नींव है, जो एक ढांचा है, उसको खड़ा करने का समय प्राप्त नहीं हुआ। और इसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है कि जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई 1530 में और उसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठा, तो हम देखते हैं कि उसको हिंदुस्तान का साम्राज्य अफ़गानों के हाथों हार करके ईरान भागना पड़ा। अगले 14-15 वर्षों तक वो ईरान में ही पड़ा रहा और उसने न केवल वहाँ शिया धर्म स्वीकार किया बल्कि एक शिया राजकुमारी शहजादी से निकाह भी पड़ा। तभी फ़ारस के शाह ने उसकी मदद करना स्वीकार किया। तो हम देखते हैं कि 1526 में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके और उसकी हत्या करके। उसके बाद हुमायूं, जो उसका बेटा गद्दी पे बैठा, उसको भागना पड़ा हिंदुस्तान से 15 वर्षों के लिए। वो दोबारा वापस आया 1555 में, ये एक अलग बात है। लेकिन जब हम तीसरे सम्राट और तीसरे बादशाह को देखते हैं, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, जिसको अकबर द ग्रेट, अकबर महान के नाम से हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, और उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें तो वो बाबर के समय में भी इतना काम नहीं हुआ प्रशासनिक संस्थाओं को ताकत देने का। हुमायूं को तो समय नहीं मिला, चूँकि वो 1555 में आया और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि अकबर को ज़रूर लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला और लगभग 50 साल अकबर ने शासन किया। लगभग उत्तरी भारत संपूर्ण उसके कब्जे में चला गया और इसी प्रकार से दक्कन भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अकबर के नियंत्रण में था। तो प्रशासनिक संस्थाओं के विकास का, मुद्रा व्यवस्था के विकसित करने का और लगान वसूलने की प्रणाली जो स्थापित की पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर, उसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शुरू के जो 2 महान मुग़ल बादशाह कहे जाते हैं, बाबर और हुमायूं, वो किसी भी दृष्टिकोण से महान नहीं थे, बल्कि वो सम्राट कहने के अधिकारी भी नहीं थे। उनका राज्य इतना सा था, ज़्यादा बड़ा उनका राज्य नहीं था। हाँ, अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ पूरे में, और उसके बाद ये जहांगीर और शाहजहां के समय में भी बढ़ता रहा और औरंगजेब के पास हिंदुस्तान का लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण एरिया उसके कंट्रोल में था, सुदूर दक्षिणवर्ती हिस्से को छोड़ करके। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब, बाबर बैठा, हुमायूं बैठा, उसको भागना पड़ा, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। तो ये शुरू के जो 6 बादशाह हैं, इनमें से केवल 4 के समय में लंबे समय तक शांति काल स्थापित रहा है और चीज़ों का विकास हुआ है। अब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वो दक्षिण भारत में था उस समय, और एक बड़ी रोचक तथ्य ये है कि वो 25 वर्षों तक अपनी राजधानी वापस नहीं आ पाया था 1707 से पहले। यानी कि कोई भी ऐसा सम्राट, कोई भी ऐसा राजा जो 25 वर्षों तक अपनी राजधानी में ही न जा सके, आप उस सम्राट की, उस शासक की या बादशाह की योग्यता को समझ सकते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र में अहमदनगर में हुई और उसको खुलदाबाद, दौलताबाद के पास एक जगह है, वहाँ उसका कब्र बनी और आज भी उसकी दरगाह वहीं पर है। इसके बाद इसके 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। तो 1707 में मुअज़्ज़म ने बहादुर शाह फर्स्ट अपना नाम धारण किया, अपना टाइटल धारण किया और वो गद्दी पे बैठा। वो अपनी प्रशासनिक बेरुखी के लिए इतना विख्यात था कि तत्कालीन इतिहासकारों ने उसको शाही बेखबर की संज्ञा दी है। ऐसा शाह, ऐसा सम्राट जिसको कुछ पता ही ना हो।
उसने गद्दी पर बैठने के साथ ही औरंगजेब की नीतियों को पलटा। उसने गुरु गोविंद सिंह जी को मनसब प्रदान किया, लेकिन हम देखते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या एक पठान ने कर दी महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बाद सिख दोबारा से मुगलों के सामने आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि बंदा बैरागी ने सिखों का नेतृत्व किया मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए। इसी के साथ हमने देखा कि बहादुर शाह ने मराठों से भी संबंध अच्छे स्थापित करने का प्रयास किया, और उसने शिवाजी के पोते शाहू जी को, जो कि संभाजी का पुत्र था, उसको रिलीज़ कर दिया, जिसे औरंगजेब ने पकड़ लिया था और वो मुगलों की जेल में बंद था। तो उसको 1707 में रिलीज़ कर दिया गया, और ये भी आदेश दिया गया कि आप दक्षिण भारत से सरदेशमुखी वसूल सकते हैं, लेकिन आपको चौथ वसूली का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से छत्रसाल, जो कि बुंदेलों के नेता थे उत्तरी भारत में, उनसे भी बहादुर शाह फर्स्ट ने संधि करने का प्रयास किया और उनसे भी अच्छे रिलेशन कायम करने की कोशिश की। 1712 में इसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जहादार शाह, जो कि एक ही वर्ष मुगल बादशाह रहा, वो गद्दी पे बैठा। उसका वज़ीर जुल्फ़िकार खान था, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानने लायक ये है कि ये एक नर्तकी लाल कुंवरी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, और खुलेआम दरबार में उसके साथ कई बार ये आता था। तो विरासत, जो राजनीतिक विरासत मुग़लों के बारे में कही जाती है, जो 30-40 साल से किताबों में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अकबर के समय में मानी जा सकती है कि विरासत थी, जहांगीर के समय मानी जा सकती है कि उसका सम्मान था, शाहजहाँ औरंगजेब के समय में भी मानी जा सकती है कि उसको एक हद तक कायम रखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो परवर्ती मुग़ल सम्राट हैं, उनके समय में तो वो मुग़लों की महान विरासत मुग़ल दरबार में बादशाहों के और अमीरों के चरणों में लेटती थी। तो लाल कुंवर, जो कि एक नर्तकी थी, वो खुलेआम उसकी प्रेमिका थी, और जहादार शाह उसी की प्रेम में पागल रहता था। इसी बातों से परेशान आकर के इसके एक भतीजे फर्रुख शेर ने आगरा में इसकी हत्या कर दी 1713 में, और 1713 में फर्रुख शेर तीसरा सम्राट बना मुग़लों का। और ये जो फर्रुख शेर तीसरा सम्राट बना, ये सैयद बंधु, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जो लोग मुजफ्फरनगर के वो जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में सैयदों के 12 गांव हैं, जिन्हें सैयद बारहा कहा जाता है। तो ये वहाँ के रहने वाले थे बेसिकली, और हिंदुस्तानी गुट का प्रतिनिधित्व करते थे मुग़ल दरबार में। तो सैयद बंधु, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान था, एक वजीर बना और एक सेनापति बना, और इन्होंने फर्रुख शेर के समय में संपूर्ण मुग़लों का शासन इन्होंने ही चलाया। अंतोगत्वा फर्रुख शेर और सैयद बंधुओं के संबंध खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि सत्ता के ऊपर लड़ाई बड़ी भयंकर होती है सभी समय में, इसको हम देखते हैं इतिहास के अंदर। और अल्टीमेटली हुसैन अली ने फर्रुख शेर को अंधा किया दरबार में ही, और उसकी हत्या कर दी। इसके समय में, फर्रुख शेर के समय में, एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि बंदा बहादुर, जो कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी के बाद राजनीतिक नेता थे, उनको पकड़ लिया गया और उनकी हत्या दिल्ली के अंदर कराई गई। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में अलग से बात की जाएगी। फर्रुख शेर की 1719 में इस तरीके से हत्या होने के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह नाम के एक शहजादे को गद्दी पर बैठाया, और ये केवल नाममात्र का शासक था। इतिहासकारों ने तत्कालीन इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से किताबों में लिखा, यानी कि ये इस कदर रास रंग में, इस कदर नशे में, इस कदर नृत्य का शौकीन था कि इसका नाम मोहम्मद शाह तो था, लेकिन इसको रंगीला नाम से उल्लेखित किया गया है तत्कालीन साहित्य में। इसके समय में निजामुल मुल्क वजीर बने, और उन्होंने सैयद बंधुओं को धीरे धीरे उनके प्रभाव को समाप्त किया। न केवल समाप्त किया, बल्कि 1720 में हुसैन अली की और 1722 में अब्दुल्ला खान की भी हत्या करवा दी गई निजामुल मुल्क के द्वारा। इसके बाद वो दिल्ली की राजनीति से परेशान हो गया निजामुल मुल्क, और अल्टीमेटली 1724 में उसने दिल्ली में अपना पद छोड़ा और दक्षिण भारत चला गया, और उसने वहाँ हैदराबाद के निजाम के राज्य की स्थापना की। तो ये निजामुल मुल्क वही व्यक्ति है जिसने हैदराबाद के निजाम शाही की स्थापना 1724 के बाद की। मोहम्मद शाह रंगीला के समय की जो दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी घटना है, वो है 1738-39 में पर्शियन बादशाह नादिर शाह का मुग़लों के ऊपर अटैक। बहुत भयंकर एक अटैक नादिर शाह के द्वारा 1738-39 में किया गया, और उसने दिल्ली में बाकायदे मोहम्मद शाह को अपना गिरफ़्तार कराया, और उसके बाद जो कोहिनूर हीरा था वो, और जो शाहजहाँ का तख्ते ताउस था, उसको नादिर शाह यहाँ से ईरान ले गया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं इसके समय में घटी। इसके बाद 1748 में अहमद शाह 5वां मुग़ल बादशाह बना, जिसने 1754 तक शासन किया। ये इसके बारे में जानने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक नर्तकी उधम बाई का बेटा था, जो कि अपने पिछले शासक से पैदा हुआ था, और इसके समय में भी फ़ारस के अगले शासक अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने 1748 में इन्वेड की दिल्ली, और दिल्ली को बचाने के लिए अहमद शाह ने ऑफ़र दिया उसको पंजाब और मुल्तान का। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली का अटैक अहमद शाह के समय में हुआ, और दिल्ली को बचाने की खातिर मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और मुल्तान दोनों सौंप दिए, और इस प्रकार से दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। बाद में इसका वजीर, जो कि इमादुल मुल्क था, उसने इसको अंधा किया दरबार में ही और सत्ता से हटा दिया।
1754 में इसके बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पे बैठे, जिन्होंने 1759 तक शासन किया। बाद में वजीर इमादुल मुल्क ने इसको भी 1759 में इसकी भी हत्या कर दी। और बाद में क्योंकि इनके संबंध बहुत ख़राब थे आलमगीर के और इमादुल मुल्क के, तो इमादुल मुल्क ने 1759 में आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी। और उसके बाद एक और शहजादा शाहजहाँ तृतीय 1759 में गद्दी पे बैठा, जो कि केवल 1 साल ही सत्ता में रहा। क्यों? क्योंकि 1760 में हम जानते हैं कि मराठों ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और शाहजहाँ को गद्दी से हटा दिया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पे बैठा, जिसने कुछ लंबे समय तक शासन किया और ये 8वां मुग़ल परवर्ती बादशाह था। तो शाह आलम द्वितीय, जिसने 1759 से 1806 तक शासन किया, ये इतना डरता था अपने वजीर इमादुल मुल्क से कि जिस समय इसके फादर की हत्या हुई शाहजहाँ III की, ये बिहार में सूबेदार था, तो 12 वर्षों तक एक मुग़ल बादशाह, जो कि मुग़ल बादशाह डिक्लेयर हो चुका था, अपने वजीर के डर से राजधानी में प्रवेश नहीं कर सका। ये महान मुग़लों की विरासत थी उत्तरवर्ती काल के अंदर। अल्टीमेटली शाह आलम को मराठों ने 1772 में मराठे आए, उन्होंने दिल्ली पे दोबारा हमला किया और 1772 में इसको बिहार से बुला करके दिल्ली में गद्दी पर बैठाया। इस तरीके से 1772 में शाह आलम III मराठों के सहयोग से दिल्ली में 12 वर्षों के बाद प्रवेश कर सका। 1788 में एक घटना ये घटी कि रोहिलखंड के गुलाम कादिर रोहिला ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठों ने इसे अपना अपमान समझा। क्यों? क्योंकि मराठों ने शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। लिहाजा 1789 में महादजी सिंधिया एक बड़ी फ़ौज लेकर के दोबारा दिल्ली की तरफ उन्होंने अभियान किया ताकि वो कादिर रोहिला को हरा सकें। और मेरठ में एक लड़ाई लड़ी गई 1789 में, जिसमें रोहिलखंड के गुलाम कादिर रोहिला को पूरी तरीके से महादजी सिंधिया ने, मराठों ने पराजित कर दिया। और उसके बाद दोबारा से शाह आलम II को गद्दी पे बैठाया। और अब की बार शाह आलम II ने हाथ जोड़कर मराठों से कहा कि आप मुझे अपना पेंशनर बना लीजिए ताकि मैं बार बार इन वजीरों के आतंक से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर नियुक्त कर दिया। अर्थात 1759 में जो गद्दी पे शाह आलम II बादशाह बैठा, ये मराठों का पेंशनर बन गया था। तीसरी घटना इसके समय की, शाह आलम II के समय की ये हुई कि 1803 में दिल्ली अंग्रेज़ों ने कब्जे में ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने मराठों को भी पराजित कर दिया था। तो एक तरीके से जो इंग्लिश गवर्नर था, जो सेनापति था, सिपह सालार था, लॉर्ड लेक, उसने मराठों को जैसे ही पराजित किया, उसके बाद उसने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसी शाह आलम II को, चूँकि ये पहले मराठों का पेंशनर था, तो लिहाजा अब ये अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया, चूँकि अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से दिल्ली पर 1803 में अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और डेविड ऑक्टरलोन ये पहला ब्रिटिश रेजिडेंस बना जो दिल्ली में मुग़ल दरबार में नियुक्त किया गया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की भी मृत्यु हो गई और इसके बाद अकबर शाह गद्दी पे बैठे, जिन्होंने 1837 तक शासन किया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसने प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को इसने इंग्लैंड भेजा। क्यों? ताकि इंग्लैंड में वो अंग्रेज़ों से प्रार्थना कर सकें कि मुग़ल बादशाह की, अकबर शाह द्वितीय की पेंशन बढ़ा दी जाए। तो एक तरीके से इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि इसने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके इंग्लैंड भेजा था कि भाई मेरी पेंशन कम पड़ रही है, लिहाजा मेरी पेंशन को बढ़ाए सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद 1837 में ये भी अकबर शाह ख़त्म हो गए और इसके बाद अंतिम मुग़ल सम्राट गद्दी पे बैठे, जिन्हें बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से हम जानते हैं। ज़फ़र उनका तखल्लुस था क्योंकि वो एक शायर थे और कविताएँ लिखा करते थे। 1837 से 1857 तक उन्होंने शासन किया। 1857 की क्रांति तक सभी लोग इस बात को जानते हैं। प्रारंभ में वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारियों के दबाव के कारण से उनको ये स्वीकार करना पड़ा। बाद में आप जानते हैं 1857 की क्रांति फेल हुई और उनको बर्मा की राजधानी, म्यांमार की राजधानी रंगून में निष्कासित कर दिया गया। 1862 में वहीं उनकी मृत्यु हुई और उनकी कब्र वहीं म्यांमार में ही है। इस तरीके से 1857 में मेरठ की क्रांति के कारण से बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट थे, वो भी नाम मात्र के थे, पर उनको भी अंग्रेज़ों ने बाद में 1858 में हटा दिया और एक प्रकार से परवर्ती मुग़ल सम्राट ये समाप्त हो गए। तो हम देखते हैं कि जो परवर्ती मुग़ल सम्राटों की विरासत है, कोई विरासत नहीं है बल्कि बदनामी का सबब है। नर्तकियों के ये गुलाम थे, नर्तकियों से शादी करते थे, इनके जो संबंध थे, दरबारों में खुलेआम नशा किया जाता था। कुछ जो रंगीला था ये तो लेडीज़ कपड़े पहनकर भी मुग़ल दरबार में डांस कर लेता था अपनी प्रेमिकाओं के साथ। तो ऐसी स्थिति बाद में आकर के मुग़लों की हो गई थी। तो हम अगर मुग़लों की विरासत के बारे में बात करें तो वो
केवल अकबर के समय की हो सकती है, शाहजहाँ के समय की हो सकती है, जहांगीर के समय की हो सकती है और औरंगजेब के समय की भी हो सकती है, हालांकि वो धार्मिक रूप से कट्टर था। किंतु परवर्ती मुगल सम्राट जो 10 औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठे, इनके समय में कोई भी ऐसी उपलब्धि मुगलों के पास नहीं है जिसको हम संसार में या इतिहास में लिख सकें या प्रचारित कर सकें। धन्यवाद।